फ्रेंड्स, नमस्कारम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में। एंड दोस्तों, आज फिर अपन एनवायरनमेंट साइंस फॉर RSPCB राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो वैकेंसी थी JSO जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड JEE के लिए, इसका लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं दोस्तों। एंड कल के लेक्चर में अपन ने दोस्तों बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोटोन, इन टाइप ऑफ इकोलॉजी, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में अपन डिस्कस किया था। एंड बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एवरी फ्राइडे, सैटरडे और संडे अपना राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए और RPSC की FRO एंड ACF की जो वैकेंसी थी, उनमें भी जो एनवायरनमेंट साइंस था, जनरल नॉलेज, जनरल एनवायरनमेंट साइंस, जनरल नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट के लिए भी ये नोट्स इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज दूसरा लेक्चर है एंड इसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड कुछ डेफिनेशंस एंड आगे बढ़ते हैं स्लोली एंड अपना लेवल इंक्रीज करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज कल के लेक्चर में फिनिश किया था प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेचर से, और आज अपन फिर से स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन नेचर, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेचर का है, उसको में कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया है अपन ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचर को, तो उनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं एंड डिटेल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी ये क्लास है जो एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे के लिए होगी, और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जिससे कि आप इजीली से नोट्स बना सकते हो वीडियो को देखते हुए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पिछला लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा। एंड आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन नेचर। तो दोस्तों, जो अपन ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है नेचर का, उसको अपन ने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसा कि दोस्तों अपन यहाँ देख सकते हैं कि स्पीसीज है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है एंड बायोम है एंड बायोस्फीयर है। इन पार्टों में अपन ने क्या कर रखा है, इसको डिवाइड कर रखा है। तो दोस्तों, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करते हैं कि स्पीसीज क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोम क्या होता है। इकोसिस्टम अपन देख चुके हैं दोस्तों पिछले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें अपन ने इकोसिस्टम के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर 2 है जिसमें अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं इससे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो दोस्तों, जो अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपन छोटे छोटे पार्ट से, जैसे कि या फिर स्मॉल कम्युनिटी से, स्मॉल स्पीसीज से, फिर पॉपुलेशन पे, फिर कम्युनिटी पे, फिर बायोम पे, फिर बायोस्फीयर पे, ऐसे करके अपन उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अपना आता है स्पीसीज। तो दोस्तों, स्पीसीज के बारे में अपन ने कल भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, और इकोसिस्टम के बारे में अपन डिटेल से एनालिसिस कर चुके हैं। तो दोस्तों, अपन आज डिस्कस करते हैं स्पीसीज के बारे में। तो दोस्तों, स्पीसीज क्या होता है, कोई भी मतलब कि ये क्या होता है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन इसमें राइटअप किया है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर जेनेटिकली रिलेटेड एंड कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस द फर्टाइल यंग। तो दोस्तों, स्पीसीज़ क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर, जैसे कि इंसान है, डॉग से है, एनिमल से है, या फिर अपने मंकीज़ है, उनका एक अलग स्पीसीज़ है। तो दोस्तों, जो स्पीसीज़ के अंदर इंडिविजुअल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो अगर मैं किसी भी स्पीसीज़ का नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ तो वो किसके अंदर चला जाता है दोस्तों, पॉपुलेशन के अंदर चला जाता है। लेकिन इंडिविजुअल जो कि अपना प्रोडक्टिविटी करने में पॉसिबल है और फर्टाइल अपना ये यंग है उसको आगे बढ़ा सके एंड कैपेबल टू ब्रीडिंग। तो दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल्स आर नॉट मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब कि जो भी इंडिविजुअल्स होगा स्पीसीज का, वो मेंबर्स, जो स्पीसीज के जो मेंबर्स होंगे वो किसी भी सेम इंडिविजुअल होगा, वो किसी भी सेम स्पीसीज का मेंबर्स नहीं होंगे। मतलब कि अपन जैसे कि देखें कि नंबर्स ऑफ कैंडिडेट या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वो किसी सेम स्पीसीज से नहीं होगा। अगर सेम स्पीसीज से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होगा
नंबर्स ज़्यादा होगा तो वो अपना किस में आ जाएगा, पॉपुलेशन के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों अपन आज डिस्कस करते हैं आगे कि इंडिविजुअल्स आर नॉट मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज इफ देयर मेंबर्स कैन नॉट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग दैट कैन आल्सो हैव द चिल्ड्रंस। तो दोस्तों अपन को क्या लेना है कि इंडिविजुअल्स लेना है, और जो जैसे कि इंसान है या फिर एनिमल्स है उनका सेपरेट लेना है, जो कि आपस में एक दूसरे से किसी भी तरह सेम बिहेवियर नहीं रखे, कुछ सेम बिहेवियर रखे लेकिन वो दे आर नॉट केपेबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रंस। तो वो अपन किसके अंदर रखते हैं, स्पीसीज के अंदर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वर्ड इन द टू वर्ड नेम गिवन टू द एवरी ऑर्गेनिज्म इज द स्पीसीज नेम। जैसे कि अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें टू नाम आते हैं। जैसे कि अपन इंसान का एग्जाम्पल इंसान का डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंसान में होता है होमोसेपियंस। तो दोस्तों इसमें जो सेपियंस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंटेशन करता है। तो होमो और सेपियंस, तो जो उसमें सेकंड वर्ड होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें सेकंड वर्ड अपना किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों स्पीसीज क्या होता है, एक इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, नॉट द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब कि सेम स्पीसीज का जब ग्रुप बना देंगे अपन, उसमें नंबर्स कैंडिडेट बढ़ा देंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है पॉपुलेशन। तो दोस्तों पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका जो ग्रुप है बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। अगर सेम स्पीसीज से आने वाले जितने भी मेरे ऑर्गेनिज्म है उनका जो ग्रुप है उसको अपन किसके अंदर कैटेगराइज करते हैं, पॉपुलेशन के अंदर कैटेगराइज करते हैं। एंड लिव इन द सेम एरिया एंड इंटरेक्ट विद द वन अनदर। वो क्या करते हैं कि सेम एरिया में, जैसे कि इंसान है किसी भी एक कॉलोनी में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वो रहते हैं और आपस में एक दूसरे से अपना भोजन बनाते हैं, खाते हैं और आगे की जो लाइफ साइकिल है उसको आगे बढ़ाते हैं। सेम स्पीसीज में रखे तो पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे कि किसी भी एनिमल का है तो एनिमल का भी एक पॉपुलेशन होगा, सेम स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही ये पॉपुलेशन अपना जो होता है वो सेम स्पीसीज का ग्रुप होता है। एंड लिव इन द सेम एरिया एंड इंटरेक्ट विद द वन अनदर। ये क्या करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है और अपनी लाइफ साइकिल को फॉरवर्ड करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है दोस्तों, ग्रुप ऑफ द ऑल पॉपुलेशंस। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि एनिमल की पॉपुलेशन है, ह्यूमन की पॉपुलेशन है, उन सब का जो ग्रुप है एक तरह से सभी, जैसे कि वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि किसी भी, जैसे कि कम्युनिटी है SC ST OBC जनरल, तो ये सभी एक जगह रहते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, कम्युनिटी को। कोई भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें अपना ST का भी जाएगा, SC का भी जाएगा, OBC का भी जाएगा, जनरल का भी जाएगा। तो जो उन सबको, उनमें क्या, उसमें जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें क्या आता है, कम्युनिटी। तो दोस्तों जो ग्रुप ऑफ द ऑल पॉपुलेशन है वो अपना किसको रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अपन एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्रुप ऑफ द ऑल पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लाइव इन द सेम एरिया एंड इंटरेक्ट विद द वन अनदर। जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा और आपस में अपनी लाइफ को आगे कैरी ओवर करेंगे। कम्युनिटी इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द बायोटिक फैक्टर ऑफ एन एरिया। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि कम्युनिटी क्या है कि कंपोज्ड है ऑफ ऑल द बायोटिक फैक्टर्स, जो भी किसी भी एरिया है उसका। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपना इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में अपन दोस्तों पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने इकोसिस्टम के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया था, अच्छे से डिस्कस किया था। तो इसको स्किप करते हुए आप इसके लिए वीडियो 1 देखिए मेरा, जिसमें कि आपको इकोसिस्टम के बारे में पूरा डिटेल मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बायोम। बायोम क्या होता है दोस्तों, इट इज़ द कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट हैव द कॉमन कैरेक्टर फॉर द एनवायरनमेंट इन दे एग्जिस्ट। तो दोस्तों बायोम क्या है कि ये कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल का है जो कॉमन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि वो रह रहे हैं। They can found over a range of the continents and two important factors like the temperature and precipitation on which the ecosystem varies region to region। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि कोई भी अपन का जो इकोसिस्टम है उसको, उसमें जो वेरिएशन आता है वो वेरिएशन किसकी वजह से आता है, उसमें जो वेरिएशन आता है वो मेनली 2 मेजर फैक्टर है, उनको अपन कंसीडर करके चलते हैं।
जिसमें कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन अपना जो भी रेनफॉल वगैरह होता है या आइसफॉल होता है या फिर जिस तरह से भी अपना प्रेसिपिटेशन होता है, उन दो कैटेगरीज में अपन इसको लेके चलते हैं। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया, आई होप कि बायोम क्या है। बायोम है अपना कम्युनिटी है ऑफ प्लांट एंड एनिमल का, एंड जो कॉमन कैरेक्टर रखते हैं, जो कॉमन कैरेक्टर रखते हैं और उसको अपन को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन कैरेक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे एग्जिस्ट। तो अपना किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, बायोम को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ द बायोम। तो दोस्तों टाइप ऑफ बायोम का जैसे कि अपने अभी डेफिनेशन में देखा था कि कॉमन कैरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट इन दे दैट दे एग्जिस्ट। तो दोस्तों एक्वेटिक है, एक्वेटिक में प्लांट है, फाइटोप्लांट्स है या एनिमल्स है, एक्वेटिक लाइफ है, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उस जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं। ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है और टुंड्रा है। मेनली बायोम को 5 कैटेगराइज में अपन ने डिवाइड किया है। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि बायोम क्या है कि ये सेट ऑफ इकोसिस्टम है, जो कि अपन ने देखा था कि इकोसिस्टम का ये एक तरह से बायोम पूरा सेट है। तो ये टोटली इट इज़ द सेट ऑफ द इकोसिस्टम। उसके बाद में दोस्तों आता है बायोस्फीयर। अब दोस्तों ये ब्रॉडली अपन ने जैसे कि पहले देखा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक स्मॉल लेवल से एक बिगेस्ट लेवल तक अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बायोस्फीयर है, इट इज़ द ग्लोबल इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक एंड द एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर फ्रॉम विच दे ड्राइव एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों ये क्या है कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि बायोस्फीयर वो एग्जिस्टिंग वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से वो पार्ट है या फिर वो सिस्टम है जिसमें कि कोई भी अपना ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक और एबायोटिक है, वो अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं एंड जो न्यूट्रिशंस जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसको बायोस्फीयर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें कि रिप्रेजेंट किया है कि एक यहाँ पे एक लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है अपना और हाइड्रोस्फीयर है। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है जहाँ पे अपन जीवन यापन संभव होता है और जो अपना एनर्जी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो एनर्जी ड्राइव कर सकता है और जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए अपने जीवन यापन करने के लिए। तो दोस्तों इट इज अ ट्रांजिशन पार्ट। ये क्या है कि अपना एक तरह से कॉमन पार्ट है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का, जहाँ पे कि वो अपना जीवन पॉसिबल कर सके और कोई भी टाइप का ऑर्गेनिज्म है वो अपना यहाँ पे जीवन यापन के लिए एनर्जी है, लेवलीहुड के लिए एनर्जी है और जो भी न्यूट्रिशंस है उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। तो इसके अंदर दोस्तों बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही फैक्टर को अपन कंसीडर करके चलते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों इकोटोन। तो दोस्तों बायोस्फीयर की तरह ही इकोटोन है, लेकिन इकोटोन में और बायोस्फीयर में डिफरेंस इतना सा है कि दोस्तों इकोटोन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से ये इकोटोन ट्रांजिशन जोन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ट्रांजिशन जोन को, जैसे कि कोई भी मेरा इकोसिस्टम है जो चेंज होता है, जैसे कि मेरा डेजर्ट है, जैसे कि राजस्थान एरिया है उसमें डेजर्ट है, तुरंत एकदम से चेंज हो जाए और एकदम सी एरिया जाए, एकदम से चेंज ही हो जाए, पूरा एकदम डेजर्ट से ग्रासलैंड आ जाए। तो वो जो इन बिटवीन दैट देम जो एरिया होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, वो रिप्रेजेंट करता है अपना इकोटोन को। जैसे कि एक समुद्री किनारा है, समुद्र जैसे कि अपना वेटलैंड एरिया होता है। वेटलैंड में क्या होता है कि वेटलैंड ये दलदली इलाका होता है, उसमें समुद्र का या कोई भी रिवर का और या फिर अपना सूखा जो एरिया है, डेजर्ट है या फिर वेटलैंड है, उन दोनों का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसमें क्या होता है, वो जो ट्रांजिशन जोन रिप्रेजेंट करता है वो इकोटोन को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चांस होते हैं हर एक टाइप के एनिमल का और हर एक टाइप के जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है इकोटोन एरिया जो ट्रांजिशन जोन होता है उसमें। और तो वेटलैंड ऐसा ही जोन है जहाँ पर कि डिफरेंट टाइप के ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ एंड अपना वर्ड्स, जिस टाइप का भी अपन देखें वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अपन को मिलती है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों इकोटोन के बारे में। इकोटोन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ द ट्रांजिशन एरिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ट्रांजिशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, बायोम सच एज द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड।
एकदम से फॉरेस्ट है और अभी एकदम से ग्रासलैंड आ गया, या फिर जैसे कि कोई भी अपना समुद्री एरिया है, समुद्री एरिया से अपना लैंड का एरिया आ रहा है, तो उन दोनों का जो ट्रांजिशन जोन हो रहा है, जो ट्रांजिशन जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, इकोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है कि जैसे कि ये मेरा लेक का एरिया था, लेक के एरिया से मेरा ये क्या था, मार्शी लैंड इलाका है, और यहाँ पे क्या है, ये फॉरेस्ट और हैबिटेंट है। तो इन दोनों का जो दोस्तों ये ट्रांजिशन जोन बन रहा है, ये ट्रांजिशन जोन बन रहा है, तो ये वेटलैंड एरिया और लेक हैबिटेंट या कोस्टल जो भी एरिया है उसका जो ट्रांजिशन जोन है, ये ट्रांजिशन जोन इकोटोन को रिप्रेजेंट करता है, और ये ट्रांजिशन जोन है वो भी अपना इकोटोन को रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों इकोटोन के लिए अगर अपन दूसरा कोई एग्जांपल देखें तो देख सकते हैं कि जहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर भी इकोटोन का फॉर्मेशन होता है। इकोटोन मतलब एक तरह से ट्रांजिशन जोन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो डेल्टा और एस्चुरीज में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल सम अदर एग्जाम्पल है डेल्टा, एस्चुरीज। तो इसके बारे में इकोटोन का आई होप आपको इकोटोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बायोम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बायोस्फीयर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या है दोस्तों, जैसा कि डेफिनेशन से अपन डिस्कस करते हैं, एज इफेक्ट आर द चेंज इन द पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ द टू और मोर हैबिटेंट और इकोसिस्टम और एट द इकोटोन एरिया इट अकर मोर। तो जो भी दोस्तों अपन देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है किसी भी प्रकार की कम्युनिटी की, किसी भी प्रकार की पॉपुलेशन या फिर जो भी कम्युनिटी में जो चेंज आता है, उसके स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है, और वो किस जगह पे चेंज हो रहा है, किस बाउंड्री पे चेंज हो रहा है, वो अपन को किसको रिप्रेजेंट करता है, एज इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स द एज इफेक्ट आर द चेंज इन द पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर एट द बाउंड्री, किस पे, बाउंड्री। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ये इकोटोन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी इकोटोन एरिया में हैबिटेंट्स है, उनका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से चेंज हो रहा है, उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो अपना एज इफेक्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि एग्जाम्पल, द डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रेटर इन द इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। जैसे कि मेरा कहीं पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्टी इलाका है और एक बिल्कुल ही राजस्थान जैसा डेजर्ट एरिया है। अब उन दोनों के बीच में अगर मैं बर्ड का पॉपुलेशन देखूंगा, डेंसिटी देखूंगा उनकी, तो किस एरिया पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी मिलेगा, तो दोस्तों जो डेंसिटी मिलेगा मेरे को बर्ड्स का, वो उस ट्रांजिशन जोन में मिलेगा जिसमें कि डेजर्ट और फॉरेस्ट दोनों इंटरेक्ट होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर चेंज होता है पॉपुलेशन के अंदर, उनका जो डेंसिटी चेंज होता है, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो क्या कहलाता है, एज इफेक्ट कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे से नोट्स बनाते चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड जो अपना RPSC था, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में ACF और FRO का जो वैकेंसी आया था, उनमें भी एनवायरनमेंट एक ऑप्शन था, एनवायरनमेंट से भी वैकेंसी फिल की गई थी। तो उनके लिए भी ये एनवायरनमेंट अभी जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट साइंस चल रहा है। तो दोस्तों ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या है, ये ग्रीक वर्ड से आया है दोस्तों, और ये ग्रीक वर्ड से आया, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, यानी कि एटम्स एंड स्फेरिया। तो एटम्स का मीनिंग वेपर एंड स्फेरिया का मतलब बाल और स्पेयर, एक तरह से स्पेयर। तो जो भी वेपर का या जो गैसेस का मिक्सचर है, जो गोला है, उसको इसने किससे रिप्रेजेंट किया है, एटमॉस्फेयर से रिप्रेजेंट किया है। तो इट मीन्स द इट इज प्रोड्यूस या जनरेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रीक वर्ड। आगे दोस्तों डिस्कस करते हैं, इट इज़ द लेयर और सेट ऑफ लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग ए प्लेनेट और अदर मटेरियल बॉडी। किसी भी मटेरियल बॉडी या कोई भी बॉडी है, उसके सराउंडिंग में जितने भी सेट है, ये जितने भी लेयर ऑफ गैसेज का सेट है, वो सेट इज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी। तो जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर अपने पार्टिकल है, जो गैसेज है, उनका कुछ मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा या फिर जो भी पार्टिकल है एनवायरनमेंट के अंदर
या जो लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है, वो किसके द्वारा, किसी भी प्लेनेट या कोई भी बॉडी है जैसे कि अर्थ है, अर्थ की चारों जो तरफ जो भी लेयर है, जो भी एरिया है, वो किसके द्वारा हेल्ड की गई है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ के द्वारा अपनी पोजीशन पे हेल्ड किया है। तो दोस्तों जो अपन गैसेज का जो मिक्सचर की बात करते हैं कि कौन कौन सी गैसेज का मिक्सचर होता है, जिसमें कि देखा जाए तो ऑक्सीजन जो कि एक इंसान के लिए जीवन यापन के लिए संभव है, वो 21% अपने एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में मिलता है। उसके बाद CO2 है 0.03%, नाइट्रोजन मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है दैट इज 78%, एंड नियोन 0.0018%, ऑर्गन 0.9%, एंड हीलियम 0.0053%। ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस थी जिनकी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर डिनोट की है। तो दोस्तों ये गैसेस का मिक्सचर है, कंपोजिशन है, अपने चारों तरफ किसी भी प्लेनेट की तरफ जो भी लेयर ऑफ सेट ऑफ लेयर है या लेयर है गैसेस का, जो कि अंडर द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेनेट या अर्थ जो अपन कंसिडर करके चल रहे हैं, उसकी ग्रेविटी के द्वारा हेल्ड किया गया है, तो वो अपना एक एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होता है। जो भी लेयर है एटमॉस्फेयर की, उनके साथ में अपन जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो हर एक लेयर का थिकनेस कितना होता है, कितने लेयर में अपन ने एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर रखा है, उनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर वर्सेज द टेम्परेचर वेरिएशन। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी लेयर है और कौन सी लेयर को अपन को रिमेंबर रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन को टेम्परेचर वेरिएशन के साथ में एंड थिकनेस, दोस्तों यहाँ पे जो मैंने वर्टिकल एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे जो ये रिप्रेजेंट किया है, एल्टीट्यूड रिप्रेजेंट किया है दोस्तों, ये इंडिविजुअल लेयर का थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के सरफेस से नहीं है ये, यानी कि इंडिविजुअल लेयर का कितना थिकनेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उस लेयर में जो टेम्परेचर है उसका वेरिएशन कैसे हो रहा है, एंड हर एक लेयर के अंदर उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या वो लेयर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे टेम्परेचर को रखा है, ये टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखा है, एंड वर्टिकल एक्सिस पे मैंने क्या किया है, हर एक इंडिविजुअल लेयर का थिकनेस को रिप्रेजेंट किया है। तो दोस्तों मेनली मैंने जो एटमॉस्फेयर की लेयर है अपन जो स्टडी करते हैं, तो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उनको मेजरली अपन ने 5 लेयर्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर के अंदर अपन ने कैटेगराइज कर रखा है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे कि दिस इज द फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्ड मेसोस्फेयर एंड फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर। तो दोस्तों हर एक लेयर में कौन कौन सी एक्टिविटी पॉसिबल होती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, और हर एक इंडिविजुअल लेयर का थिकनेस कितना होता है, वो यहाँ पे अपन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अर्थ सरफेस से लिया यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन को, तो मैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की बात करता हूँ। ट्रोपोस्फेयर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर ये लेयर है जो ट्रोपोस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मेरा मीन टेम्परेचर है वो 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 या 19-18 डिग्री सेल्सियस जो अपन मीन टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, वो मीन टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे इस लेयर में टेम्परेचर क्या करता जाता है, घटता जाता है। इधर मैंने इसको माइनस में रिप्रेजेंट किया है, इधर पॉजिटिव में रिप्रेजेंट किया है। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं अपर जाता हूँ तो टेम्परेचर मेरा क्या होता जा रहा है, टेम्परेचर मेरा रिड्यूस करता जा रहा है। रिड्यूस करके लगभग जितना मेरा क्या है कि ट्रोपोस्फेयर लेयर में कितना टेम्परेचर रिड्यूस होता है, तो वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 56.5 यानी कि 56 या 58 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर रिड्यूस होता है। एंड आफ्टर दैट द यहाँ पे एक ओजोन लेयर आती है, ओजोन लेयर आती है जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का जो ट्रांजिशन जोन होता है ट्रोपोपोज, उसमें एक ट्रोपोपोज लेयर जो ट्रांजिशन जोन होता है वो ट्रोपोपोज से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड जो लेयर होती है यहाँ पे जो ओजोन लेयर आ गई है, ओजोन लेयर क्या होता है, कुछ बॉटम यहाँ पे जो कुछ बॉटम में होता है और कुछ टॉप पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ओजोन लेयर होती है। अब बात करते हैं अपन ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, ओजोन लेयर के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे बाई एक्सिस पे मैंने एल्टीट्यूड यानी कि यूनिट थिकनेस यानी कि यूनिट लेयर का थिकनेस के बारे में बात की है। तो जैसे इक्वेटर पे देखूँ तो मैं एट द पोल एट इक्वेटर पे ये इसका थिकनेस लगभग 18 किलोमीटर होता है, जबकि पोल्स पे इसका थिकनेस लगभग 10 किलोमीटर
होता है, इसका जो थिकनेस होता है इस लेयर का वो 10 किलोमीटर के अप्रोक्स होता है, जबकि इक्वेटर पे इसका थिकनेस होता है वो 18 किलोमीटर के समथिंग होता है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ इस लेयर में होती है। इस लेयर में क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, वो माउंटेन्स वगैरह होते हैं जो धरती पे होते हैं, ये जो इस लेयर के अंदर ही आता है। हॉट एयर्स वैल्यून जो अपन लगाते हैं या फिर यूज में लेते हैं हॉट एयर वैल्यून्स को, जो इसी लेयर के अंदर ट्रोपोस्फेयर में अंदर ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये ट्रोपोस्फेयर का फंडा समझ में आया होगा। टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, लगभग 56 से लेकर के 58 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिड्यूस होता है। उसके बाद में ट्रोपोपोज आता है, जो ट्रोपोपोज क्या करता है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर अपनी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है और ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है, इन दोनों का एक ट्रांजिशन पार्ट होता है जो ट्रोपोपोज से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं आगे स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं। तो दोस्तों जो स्ट्रेटोस्फेयर की मैं बात करता हूँ, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है कि जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक ओजोन लेयर आती है। ओजोन लेयर आती है, जो ओजोन लेयर क्या करती है, सन से जो भी लाइट आती है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रे होती है उनको रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। अल्ट्रावायलेट यूवी रेज होती है वो ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर होती है। तो ये लेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसमें क्या करता है दोस्तों, धीरे धीरे जैसे अपन अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो टेम्परेचर क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। एंड दोस्तों इसकी जो लेयर की थिकनेस होती है वो इक्वेटर पे 50 किलोमीटर होती है, जबकि पोल पे लगभग 30 किलोमीटर के अराउंड होती है। उसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं कि इस लेयर में कौन कौन सी एक्टिविटी पॉसिबल है। तो इसमें जो फ्लाइट जेट होते हैं, विमान होते हैं, वो अपने इस लेयर के अंदर ही अपन उनको फ्लाई करते हैं। एंड उसके बाद में आता है दोस्तों स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोपोज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है, दोनों की जो ट्रांजिशन जोन है उसको अपन का स्ट्रेटोपोज है वो ट्रांजिशन जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में आता है दोस्तों मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर में जैसे ही जाता हूँ मैं दोस्तों, तो मीजोस्फेयर में क्या करता जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है। और उसके बाद में मीजोस्फेयर, अब दोस्तों ये इक्वेटर पे लगभग इसका जो थिकनेस है लगभग कितना होता है, 80 किलोमीटर के अराउंड होता है। एंड दोस्तों इसमें टेम्परेचर कितना रिड्यूस हो जाता है, लगभग माइनस में 90 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। एंड इसमें जो मेटेरियर्स होते हैं वो एक्टिविटी होती है वो इसी के अंदर होती है, किसके अंदर, मीजोस्फेयर के अंदर। और जो थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर का जो दोनों का ट्रांजिशन पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजोपोज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई अपनी बात मीजोस्फेयर की। उसके बाद में आता है थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर में दोस्तों क्या करता जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है कंटिन्यूसली, और टेम्परेचर इंक्रीज करके जिसमें कि ऑरोरा और स्पेस क्राफ्ट वगैरह जो इसमें होते हैं, स्पेस क्राफ्ट ऑरोरा जो एक्टिविटी होती है, स्पेस क्राफ्ट इसमें रन होते हैं, वो किस में होते हैं, थर्मोस्फेयर में अपने फ्लाई होते हैं। तो दोस्तों इसका जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, लगभग 400 किलोमीटर के अराउंड होता है। एंड उसके बाद में आता है दोस्तों एक्सोस्फीयर, जहाँ पे कि अपना जो सैटेलाइट होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, रन करते हैं। तो जो भी सैटेलाइट की जो भी एक्टिविटी होती है वो दोस्तों कहाँ पे होती है, एक्सोस्फीयर में होती है। और इसका जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, लगभग अप टू 600 किलोमीटर। जो भी सैटेलाइट की जो भी एक्टिविटी होती है जो किस में होती है, एक्सोस्फीयर में होती है। और टेम्परेचर होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। और इसका जो थिकनेस होता है वो इंडिविजुअल लेयर का जो थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंडिविजुअल लेयर का थिकनेस कितना है, 600 किलोमीटर है। तो दोस्तों अपन ने एक टेम्परेचर वेरिएशन के साथ में एटमॉस्फेरिक लेयर में डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर थी, उनमें क्या क्या एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में डिस्कस किया है। अब दोस्तों इस एटमॉस्फेयर लेयर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि है ओजोन लेयर। तो अपन ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने देखा था कि ओजोन लेयर है जो दो पार्ट में थी। दो पार्ट में कैसे थी, कुछ पार्ट तो था इसका स्ट्रेटोस्फेयर में लगभग 90% और 10% होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन लेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, ह्यूमन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो और जो ह्यूमन लाइफ को काफ़ी सेव करके चलती है। तो दोस्तों इस तरह से अपन ओजोन लेयर और ओजोन शील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस जगह से क्वेश्चन बनना इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन कौन से
एग्रीमेंट हुए थे, कौन कौन से कमेटी गठित हुई थी, या कौन कौन से कन्वेंशन हुए थे, उनके बारे में डिस्कस है। ओजोन डे कब मनाया जाता है और कहाँ पे डिप्लीशन ज़्यादा हो रहा है, क्यों डिप्लीशन हो रहा है, इन सब के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब अपन डिस्कस करते हैं ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर या ओजोन शील्ड के बारे में। तो दोस्तों ये क्या है, इट इज़ द रीजन ऑफ अर्थ, इट इज़ द रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर दैट एब्जॉर्ब द मोस्ट ऑफ द सन यूवी रेडिएशंस। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में मैंने कंसीडर कर दिया आपको कि जो भी सनलाइट से जो भी यूवी रेडिएशंस आती है उनको मोस्टली ये क्या कर जाती है, एब्जॉर्ब कर जाती है। तो ये रीजन है किसका, स्ट्रेटोस्फेयर का। मैंने बोला था कि 90% लगभग 90% है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, 10% होता है जो इधर होता है। और जो 90% जो ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फेयर में उसको अपन प्राइमरी ओजोन के नाम से जानते हैं, या फिर जो प्राइमरी ओजोन या फिर जो सेवियर टू अर्थ जो ओजोन होती है फॉर यूवी रेडिएशन के लिए, वो अपन 90% स्ट्रेटोस्फेयर में कंसीडर करते हैं या एग्जिस्ट होती है। कंसीडर क्या करना, उसमें एग्जिस्ट है तो उसमें कंसीडर नहीं, लेकिन उसमें 90% ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है जिसको प्राइमरी ओजोन के नाम से जानते हैं। और 10% ओजोन होती है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है जो कि नेगेटिव ओजोन के रूप में जाना जाता है। सेकंड पॉइंट के अंदर देखते हैं दोस्तों, ओजोन हैविंग द लाइट ब्लू कलर, स्ट्रॉन्ग स्मेल और टॉक्सिक गैस। तो दोस्तों ये लाइट ब्लू कलर की होती है और इसकी स्मेल है जो स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि इसको अपन, इसमें ऑक्सीजन होने के बावजूद भी अपन इसको सांस के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए या ह्यूमन के लिए अपन काम में नहीं ले सकते हैं। ये टॉक्सिक होती है, तो दोस्तों इससे दम घुटने की पॉसिबिलिटी रहती है, टॉक्सिक होती है अपन को। द ओजोन लेयर कंटेन द लेस देन 10 पार्ट पर मिलियन ऑफ ओजोन व्हाइल एवरेज ओजोन कंसंट्रेशन इन अर्थ एटमॉस्फेयर एज ए होल इज अबाउट 0.3 पार्ट पर मिलियन। तो दोस्तों ओजोन लेयर में कितना ओजोन का कंसंट्रेशन होता है देखा आपने, लगभग मतलब कि 10 पार्ट्स पर मिलियन जो भी लेयर है उसमें ओजोन में जो 10 पार्ट्स पर मिलियन उससे कम या उसके बराबर में ओजोन होता है। जबकि ओवरऑल अगर ग्लोब पे देखा जाए, ओवरऑल अपने एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो कितना परसेंट है, 0.3%। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कितना क्वांटिटी है ओजोन में, ओजोन लेयर में ओजोन का कंसंट्रेशन कितना है और वो अपन को कैसे हेल्प करता है, सेव करता है अपनी ह्यूमन लाइफ को, अर्थ का लाइफ को, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। द कंटेंट ऑफ द ओजोन इज फाउंड मेनली इन द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। जैसे कि मैंने देखा था दोस्तों, मैंने बताया था अभी आपको लेयर में कि इसका जो मेनली जो पार्ट है वो स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पोर्शन में पाया जाता है और 10% होता है जो लगभग ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। अब इसके बारे में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर वेरी सीजनली एंड ज्योग्राफिकली। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं कि अंटार्कटिका आर्कटिक रीजन होता है, वहाँ पे थिकनेस कम होती है। तो ये थिकनेस है जो सीजनली मतलब सीजन के हिसाब से एंड ज्योग्राफिकल हिसाब से, अपनी ग्लोब पे लोकेशन, अर्थ पे लोकेशन के हिसाब से भी ये इसकी थिकनेस होती है ओजोन लेयर की, वो चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है। अब उसके बाद में आता है दोस्तों द ओजोन लेयर डिस्कवर्ड बाई इन 1913 बाई द चार्ल्स फेवरी एंड हेनरी वुसन। तो अपना जो ओजोन लेयर है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, चार्ल्स फेवरी और हेनरी वुसन के द्वारा डिस्कस किया है, मतलब कि डिस्कवर किया है। और उन्होंने इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया, पूरा डिटेल दिया कि क्या होता है ओजोन लेयर, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद में आता है दोस्तों द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द डोप्सोमीटर। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो थिकनेस है वो ओजोन लेयर की, और जो केवल स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन होती है उसकी लेयर की थिकनेस को, नॉट ग्लोबली या एनवायरनमेंट में जो ओजोन होती है उसकी थिकनेस को मेजर नहीं करेगा। केवल उसी थिकनेस को मेजर करने में अपन कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, डोप्सोमीटर इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब 97 to 99% ऑफ द सन मीडियम फ्रिक्वेंसी यूवी रेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर होती है, कैंसर कॉजिंग होती है। मीडियम फ्रिक्वेंसी यूवी रेज उनको क्या करती है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दोस्तों अपन समझ सकते हैं कि 97 to 99% उनको एब्जॉर्ब करके और कुछ जो हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है वहाँ से। तो दोस्तों किस तरह से अपना ओजोन लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस जगह से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। 90% ऑफ द ओजोन लाइज इन द, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 90% जो ओजोन होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर एंड कॉल्ड द प्राइमरी ओजोन। मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर में 90% ओजोन है, टोटल ओजोन का 90% ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जो कि क्या प्राइमरी ओजोन के नाम से जाना जाता है। 10% ओजोन लाइज इन द ट्रोपोस्फेयर अपर
पार्ट एंड द कॉल द सेकेंडरी या नेगेटिव या बैड स्मोगी और ग्राउंड लेवल ओजोन। तो दोस्तों ये स्मेल तो पहले ही आती है, लेकिन इसको नेगेटिव, बैड या स्मोगी और ग्राउंड लेवल ओजोन के नाम से जाना जाता है, या सेकेंडरी ओजोन के नाम से जानते हैं, जो 10% होती है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट विद द केमिकल रिएक्शन ऑफ द NOx एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में जो 10% ओजोन होती है दोस्तों, उस 10% ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। किसके साथ में, NOx और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनके साथ में जो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, तो उसमें उसका फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जैसे कि फॉग वगैरह होता है, स्मोक वगैरह होता है, तो उनमें जो होता है वो इसी तरह से होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अपन देख सकते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक ड्यू टू द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो मैंने बताया था दोस्तों कि जो भी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है वो क्या करती है, फोटोकेमिकल स्मोक को क्रिएट करती है। अब देखते हैं दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे सन है, अपना ये लाइट डालता है, उसके बाद में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, एक दूसरी नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर फोटोलाइज्ड यील्डिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये अब ये दोस्तों इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, जैसे कि सनलाइट है वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर गिरती है, तो ऑक्सीजन तो उनको क्या करता है ये दोस्तों, फोटोलाइज्ड कर देता है। और ये प्रोसेस होती है ऑक्सीजन के साथ में किसी भी नेसेंट ऑक्सीजन का कंबाइन होना, ये क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ऐसे चलती है, एंड ओजोन एंड ऑक्सीजन एटम कंटिन्यूसली इंटरकन्वर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द यूवी। तो दोस्तों जो भी यूवी लाइट होती है उनकी प्रेजेंस में जो ओजोन होती है, ओजोन और ऑक्सीजन एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। और इसमें जो मेन फैक्टर रोल अदा करता है वो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, या फिर प्रेजेंस ऑफ द क्लोरीन होता है। तो दोस्तों क्लोरीन क्या करता है कि इसको ओजोन से एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और वो क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ में चिपका देता है। फिर ऐसे एक साइकिल चलती रहती है, रिएक्शन चलती रहती है। इसके बारे में अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों जैसा कि है दिस इंटरकन्वेंशन प्रोसेस कन्वर्ट द यूवी रेडिएशन इनटू द थर्मल एनर्जी हीटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो ओजोन होता है, ओजोन से ऑक्सीजन का कन्वर्सेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और यहाँ से जो यूवी रेज आती है, यूवी रेज की प्रेजेंस में ओजोन और ऑक्सीजन एक दूसरे में कंटिन्यूसली कन्वर्ट होते रहते हैं, और जो कि क्या करता है, अपना यूवी रेडिएशंस होती है उनको अपन का क्या करता है, ये थर्मल हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वहाँ से ही रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से अपना ओजोन लेयर है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। तो अपन देख सकते हैं कि जैसे ही ओजोन लेयर से या फिर जो ट्रोपोपोज अपना लेयर आई थी, उसके बाद में टेम्परेचर क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा था। तो दोस्तों जो यूवी रेडिएशन होती है उनको वो एब्जॉर्ब करता है, और ऑक्सीजन और ओजोन दोनों इंटरचेंजली होकर के यूवी रेडिएशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, थर्मल एनर्जी में, थर्मल हीटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस वजह से दोस्तों प्रेजेंस ऑफ द ओजोन क्या करता है, अपना टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है इस लेयर के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन का जो डिप्लीशन होता है वो स्ट्रेटोस्फेरिक फिनोमेना होता है। ओजोन में जो डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन में जो छेद हो रहा है, ओजोन की जो डेप्थ है वो कम हो रही है, वो कौन सी लेयर का फिनोमेना है, स्ट्रेटोस्फेरिक फिनोमेना है। जबकि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो क्या है, ट्रोपोस्फेरिक फिनोमेना है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा तो वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको, ओजोन लेयर को। एंड ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रहा है तो अब वो क्या करता है, ओजोन डिप्लीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि अगर ओजोन डिप्लीशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो दोस्तों ये कह सकते हैं अपन कि इट कॉजेज द ओजोन डिप्लीशन, क्या, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज द ओजोन डिप्लीशन, बट नॉट द वाइस वर्सा। इसका उल्टा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन ओजोन होल के बारे में। कहाँ पे कौन कौन सा होल मिला था। तो दोस्तों जो फर्स्ट होल है वो अपना अंटार्कटिका में 1985 में मिला था। सेकंड होल है वो भी अंटार्कटिका में मिला था, एंड थर्ड होल है वो अपना आर्कटिक रीजन में मिला था। तो दोस्तों इस तरह से 3 होलर का अभी तक पता चला है। 1985 में अंटार्कटिका में फर्स्ट होल मिला था, उसके बाद सेकंड भी अंटार्कटिका में, एंड थर्ड अपना आर्कटिक रीजन में। अब दोस्तों जो ओजोन होल है या फिर जो ओजोन लेयर से रिलेटेड जो रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं, तो दोस्तों वो कौन कौन से स्टेशन बना रखे हैं उन स्टेशन के बारे में अपन
डिस्कस करते हैं कि अंटार्कटिका रीजन और आर्कटिक रीजन में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रखे हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट बना रखे हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो इसमें पहला है दक्षिण गंगोत्री। सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री एस्टेब्लिश इन 1984 फर्स्ट। तो दक्षिण गंगोत्री इन अंटार्कटिका रीजन, दक्षिण गंगोत्री पहला अपना रिसर्च सेंटर था ओजोन से रिलेटेड। उसके बाद में है मैत्री 1988 एंड भारती कमीशन इन 2012। तो अंटार्कटिका रीजन में भारती अपना एक रिसर्च स्टेशन है जो कि 2012 में यहाँ पे कमीशन हुआ था। उसके बाद में है दोस्तों रिसर्च स्टेशन इन द आर्कटिक रीजन। तो दोस्तों आर्कटिक रीजन में 2 रिसर्च स्टेशन है। पहला है हिमाद्री एंड सेकंड है इंडार्क। तो दोस्तों जो हिमाद्री है वो 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था और इंडार्क है वो 2015 में इस्टेब्लिश किया था। तो दोस्तों इस तरह से अपन ने कुछ रिसर्च स्टेशन के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। ये एक ओजोन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे अपन देखेंगे कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो ओजोन को डिप्लेशन करता है, ओजोन के डिप्लेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड कौन कौन से कन्वेंशन हुए थे, कौन कौन से एग्रीमेंट आए थे, कौन कौन से एक्ट आए थे, कौन कौन सी कंट्री ने साइन किया था उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप मेरे साथ में अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल अपन नेक्स्ट लेक्चर, कल यानी कि संडे को नेक्स्ट लेक्चर में ओजोन लेयर का डिप्लेशन, ओजोन लेयर की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, कौन कौन से एक्ट थे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे, कौन कौन सी कमेटी थी, कौन कौन से कन्वेंशन हुए थे, उनके बारे में डिस्कस करते हुए आगे फूड चेन, फूड वेब के बढ़ते हुए आगे डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ में। एंड आपको राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए, जेएसओ एंड जेई एंड आरबीएससी, एफआरओ एंड एसीएफ के लिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और दोस्तों आप भी वीडियो को पूरा देख के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए एंड बने रहिए मेरे साथ में अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। दोस्तों आपका जो सजेशन होगा, आपका जो कमेंट होगा, वो मेरा नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी इम्प्रूवमेंट करके लाऊंगा वो आपके सजेशन से ही करके लाऊंगा कि क्या क्या कमी है मेरे अंदर, क्या क्या और अच्छे से समझाना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको, सिलेबस तो मैं कर ही चुका हूँ, कट ऑफ को डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए उनके बारे में। एंड आपका शेयर, लाइक एंड सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन होगा दोस्तों, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ आपके लिए टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ठीक है दोस्तों, विदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।